हाय एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? टेस्ट का पार्ट 1 बनाया, मजा आया? पता लग गया होगा कि ईपीएफओ कैसे सवाल पूछता है। देखो बेटा, एजम्पशंस मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो, दुनिया में बैठा कोई भी इंसान कर सकता है कि ईपीएफओ में ये पूछ देगा वो पूछ देगा। लेकिन जो ऑथेंटिक एनालिसिस है वो आपके पीवाईक्यू से होती है। तो पीवाईक्यू चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे आपको लगे कितना भी इररिलेवेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा रेलिवेंट सोर्स वही है। ठीक है, तो इसीलिए हम लेकर आए हैं पीवाईक्यू की सीरीज, जहां पे सारे क्वेश्चन जैसे कि आपके एग्जाम पेपर में थे वैसे ही यहां पे लाए गए हैं, ताकि सिर्फ क्वेश्चन को ना देखो बल्कि ये भी ब्रेनस्टॉर्म कर सको कि एक सब्जेक्ट के बाद दूसरे सब्जेक्ट में आप कितनी जल्दी स्किप कर सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आता है कि नहीं? क्योंकि देखो बेटा, जब समझ ही नहीं पाओगे तो फिर वहां पे अप्लाई कैसे करोगे? जब आप इस सिचुएशन में कभी रहोगे ही नहीं तो फिर अप्लाई करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। इसीलिए ये जो सीरीज आई है बेटा, इसमें हम एक एक पीवाईक्यू क्वेश्चंस को कवर कराएंगे। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि उसी सीक्वेंस में कराएंगे जिस सीक्वेंस में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या आपका माइंडसेट वहां पे एग्जाम का पेपर सॉल्व करते हुए होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 31 क्वेश्चंस हमने पिछले वाले पार्ट में कवर कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो इसके बाद देख लेना, क्योंकि ये कोई को रिलेटेड नहीं है ना। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ अकाउंट्स वगैरह में कि बेटा पहले पहले का सेशन देखो फिर बाद में देखना। लेबर लॉ में भी मैं यही कहती हूँ कि पहले पहले का देखो फिर बाद में देखा, पर इसमें ऐसा कुछ जोर जबरदस्ती नहीं है। आप अभी का सेशन देख करके फिर बाद में भी पहले का देख सकते हो। ठीक है, चलो, तो अगर ओपन कर लिया तो पहले देख ही लो, और क्या। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, बिना ज्यादा बातें किए पहले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, बातें तो होती रहेंगी। तो आते हैं, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन है अ डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस का रोल बताना है बेसिकली आपको। देखो देखो, दिखने में बहुत लंबा लग रहा होगा पर इतना लंबा है नहीं है। पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। क्या है? इंटरप्रेट्स इनपुट। तो इनपुट को इंटरप्रेट करना ये तो आउटपुट का काम नहीं हो सकता, यानी दिस आंसर इज नॉट करेक्ट। दूसरा है बेटा इंटरप्रेट्स कंप्यूटर आउटपुट इनटू यूजर अंडरस्टैंड। ये हो सकता है, पर बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। ट्रांसलेट्स, तो ये तो ट्रांसलेटर का काम है, ये तो हो ही नहीं सकता। फैसिलिटेट्स यूजर टू कम्युनिकेट विद आउटपुट डिवाइस। नहीं भाई, ये फैसिलिटेटर भी नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इंटरप्रेट्स कंप्यूटर आउटपुट्स इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, है ना। क्योंकि कंप्यूटर क्या करती है? बाइनरी फॉर्म में देती है, और उस बाइनरी फॉर्म को आपको हमारे समझने के फॉर्म में कौन बताता है? आउटपुट बताता है, आउटपुट डिवाइसेस बताते हैं, है ना। चलिए, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखो बेटा, सारे सवाल बहुत टफ नहीं रहते, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं ना बेटा जो लो हैंगिंग फ्रूट्स की तरह है। ठीक है, जैसे कि अकाउंट्स हो गया आपका, जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैथ्स, क्योंकि मैथ्स पे हर कोई रिलाई कर रहा है। हर कोई कह रहा है कि भाई लेबर लॉ इतना कौन पढ़े, तो हम क्या करेंगे? मैथ्स वाले क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। और मैथ बेटा ट्रस्ट मी अच्छा लेवल पूछता है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, पर हाँ आपको टाइम लगेगा, आपको कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए, और मतलब काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो या तो आप वो अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन करो, ठीक है, एकदम उसमें एक्सपर्ट हो। और अगर आपको कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जो आपके सिलेक्शन को बिल्कुल इंश्योर कर देता है, तो ये वो कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है ना, वो यही वाले सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हम लेकर आ रहे हैं सीरीज 1-2 दिन बस, क्योंकि फेस्टिवल्स में भी हम काम कर रहे हैं। आज धनतेरस है, लेकिन स्टिल वी आर वर्किंग, क्योंकि एग्जाम में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। चलिए, तो आंसर बी, आपको पता है कि इसका आंसर जो है वो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। Which one of the following registers is used to keep track of the next instruction to be executed? ठीक है, याद करो, मैंने जब आपको वो दिया है, ओवरव्यू दिया है कंप्यूटर के सिलेबस का, उसमें मैंने मेमोरी पे बहुत फोकस किया है, क्योंकि पीवाईक्यूज में बेटा मेमोरी का बहुत बड़ा रोल है। मेमोरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स इज यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिक्यूटेड? तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का काम ही यही होता है कि ये ट्रैक रखता है इंस्ट्रक्शंस पे, ठीक है, जो कि आगे हम देने वाले हैं, तो वो सारे इंस्ट्रक्शन का ये ट्रैक रखता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी प्रोग्राम काउंटर। इज इट क्लियर? चलिए अगले ऑप्शन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो फाइल फॉर्मेट? अब याद करो, जब हम फाइल वगैरह सेव करते हैं, जैसे इमेज सेव करते हैं, तो उसमें जेपीजी जेपीईजी का लास्ट में एक्सटेंशन आता है ना। तो इसमें से कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जो कि ऑडियो फाइल का फॉर्मेट नहीं है? जनरली जो वेब जो है वो ऑडियो होता है, मतलब आप जब भी फोन में अपना वॉइस वगैरह रिकॉर्ड करते हो तो लास्ट में WAV लिखा होता है। ठीक है, लेकिन और भी चीजें हैं, तो कौन सी है? तो
SWF जो है बेटा इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल वेब फॉर्मेट, ठीक है। देखो इसके अलावा SWF के अलावा मिडी भी आपका ऑडियो फॉर्मेट है, MPEG भी आपका ऑडियो फॉर्मेट है, वेव तो है ही, और SWF इज स्मॉल वेब फॉर्मेट, ठीक है, जो कि एडोब फ्लैश फाइल फॉर्मेट है, ठीक है, जिसमें वीडियोस है, एनिमेशन है, ये सारे स्टोर किए जाते हैं SWF में। तो द करेक्ट आंसर विल बी SWF, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, which one of the following denote sequential electronic circuit that is used to store one bit of information, ठीक है। कौन सा ऐसा इसमें से कौन से ऑप्शन में ऐसा होगा कि भाई ये जो है सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो आइए जानते हैं कौन है ये। तो फ्लिप फ्लॉप, क्या है ये? फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। रजिस्टर ट्रांजिस्टर नहीं है, रजिस्टर नहीं है, कैपेसिटर नहीं है, ठीक है। क्या है आपका? फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप का काम ही क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि सिंगल 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करता है, ठीक है, ठीक है, और ये स्टेट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में हेल्प करता है। चलिए अगला आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज, ये तीनों जो थे वो कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा। अब देखो कितना जल्दी स्विच हुआ है, अब कितनी जल्दी ये कहां पे आ गए हैं, आर्ट एंड कल्चर पे आ गए, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज निर्गुण भक्ति रेफर टू। निर्गुण भक्ति मतलब क्या होता है, ठीक है। दो तरह के सेक्ट्स होते हैं, एक होता है मतलब शगुन, एक निर्गुण, ठीक है, मतलब एक आकार की पूजा करते हैं और एक जो है वो निराकार की पूजा करते हैं, ठीक है। तो क्या है, शिवाइट है, वैष्णवाइट है, इनकारनेशन वर्शिप है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप है। क्या है? निर्गुण भक्ति। तो देखो बेटा नाम से ही समझ में आ जाएगा, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है, कि मतलब बेसिकली इसका जो आंसर है वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। लेकिन द क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिया गया था यूपीएससी से, इसीलिए इसका जो है वो एग्जैक्ट आंसर मतलब यूपीएससी के उस पे नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। पर निर्गुण भक्ति का मतलब होता है कि मतलब कि जहां पे हम फॉर्मलेस भक्ति करते हैं, निराकार भक्ति करते हैं, उसको हम निर्गुण भक्ति कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये किसी भी जैसे कहते हैं ना मूर्ति पूजा वगैरह से इंस्पायर्ड नहीं होते हैं, मतलब ना तो ये शैवाइट फॉर्म है, ना तो ये वैष्णवाइट फॉर्म है, ना तो ये इनकारनेशन फॉर्म है। ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, यानी कि भगवान का कोई रूप नहीं होता है, ये निर्गुण भक्ति जो है वो डेसिफर करते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, पर इसका आंसर यहाँ पे इसलिए भी मेंशन नहीं किया है क्योंकि यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एन ए अकबरी सीक टू प्रमोट विद इन द फ्रंटियर्स ऑफ द मुगल स्टेट। कहां से आ गया ये? तो ये आ गया आपका मेडाइवल से, मेडाइवल कह लो या हाँ मेडाइवल कह लो। तो मेडाइवल में एन ए अकबरी नाम की एक किताब हुआ करती थी, ठीक है। तो ये क्या बेसिकली प्रमोट करती है, व्हाट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, व्हाट काइंड ऑफ फिलोसफी डज इट प्रमोट, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जल्दी मतलब देखो बातें तो हो रही है, एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर होगा, पर कंटेंट सेंट्रिक रहे, ठीक है, कंटेंट सेंट्रिक रहे। और आपके लिए बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको भी उतने ही ध्यान से इसको देखना है। ये नहीं कि उड़ा के देख रहे हैं, दिमाग कहीं और चल रहा है, दिमाग ये सोच रहा है कितने पटाखे फोड़ने हैं, ठीक है, और आप पीवाईक्यूज भी देखे जा रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा इससे। क्योंकि मैं फिर कहती हूँ कि यूपीएससी के पास क्वेश्चन की कमी नहीं है कि जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेगा, वो भी बहुत सारे, एक आध हो गया खुदा ना खास्ता, बट इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन वो रिपीट ही करता रहेगा, पर पैटर्न एनालिसिस में बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो इसका मेन कोर पर्पस है, अगर उसको ही फुलफिल नहीं कर पाओगे तो फिर पीवाईक्यू देखने का कोई मतलब नहीं है। चलिए तो एन ए अकबरी क्या करता है बेटा, तो पहला है आपका सोशल हार्मनी इन्फ्लुएंस्ड बाय द विम्स ऑफ नोबिलिटी, सीजेशन ऑफ द प्रोविंशियल यूनिट, सोशल हार्मनी विद द सपोर्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रूल ऑफ रूरल रिपब्लिक्स बाय ओवरथ्रोइंग द मुगल सुजरानिटी। तो देखो एन ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था बेटा? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, हु वाज द ऑथर ऑफ एन ए अकबरी। तो उनका मतलब बेसिकली ये था कि वो ये बताना चाह रहे थे कि भाई लोग जो है वो सोशल हार्मनी से रह रहे थे, ठीक है। लेकिन हाँ देखो यहाँ पे सोशल डिसहार्मनी है बेटा, तो डिसहार्मनी तो नहीं था, ये चीज तो नहीं लिखे थे उन्होंने। तो ये तो आप देखो, अगर आप ऐसे भी करोगे ना, अगर आप ये भी करोगे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी एन ए अकबरी के बारे में पता है, एग्जैक्ट नहीं भी पता है, तो देखो कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। डिसहार्मनी के बारे में तो लिखा नहीं था, गलत। प्रोविंशियल यूनिट के सीजेशन के बारे में भी नहीं लिखा था, ठीक है। उसके बाद मुगल को ओवरथ्रो करने के लिए, भाई उनके सम्मान में लिखा गया था, उनको बाहर फेंकने के लिए थोड़ी लिखा गया था। तो आपके पास क्या बचता है? यही बचता है, ठीक है। तो सोशल हार्मनी मतलब इसमें यह बताया गया था कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास के होते हुए भी, जैसे कि मुगल्स क्या थे उस समय पे, काफी मतलब स्ट्रॉन्ग थे उस टाइम पे, है ना, मतलब उनका होल्ड जो था वो काफी स्ट्रॉन्ग था। तो उस स्ट्रॉन्ग रूल होते हुए भी लोग कैसे शांति से रह सकते हैं, पीसफुली रह सकते हैं, इन चीजों को उन्होंने एन ए अकबरी में बताया था, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या था इसमें? तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये देखो
क्या होता है ना कि जब आप पेपर करते हो, हाँ, बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत भी है कि मैम आप बहुत सारे मतलब आप हम लोग को बताती भी रहती हैं बीच में, आप डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों नहीं करती? तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगी तो फिर मेरी क्या जरूरत है? जा करके यूपीएससी की वेबसाइट खोलो और उसमें क्वेश्चन दिया हुआ होगा और आंसर एबीसीडी दिया होगा, देख लो जा करके। BYQ एनालिसिस का मतलब ही यही है कि मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगी ना, ये थोड़ा ना है कि मैं आपको सीधे सीधे एक क्वेश्चन कर दूं, ये तो आप भी कर सकते हो, फिर मेरा क्या काम है? तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है कि बात मतलब बताने का ये मतलब है कि कभी कभी क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ऐसा मतलब देखो हम लोग बहुत मतलब एकदम सर्वज्ञाता नहीं है ना, हम लोग को सब कुछ तो नहीं पता हो सकता, वी आर नॉट ओमनीसिएंट काइंड ऑफ पीपल। तो क्या होता है कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि आपको नहीं पता होता है, लेकिन आप कॉमन सेंस लगाओ उसमें, ये नहीं कि देख के घबरा गए कि अरे ये क्वेश्चन तो हमको आता ही नहीं है, कुछ भी अनसन ऑप्शन लगा दिए, नहीं। आप क्या करो, इसको आप पहले पढ़ो और स्मार्ट गेस करो, मतलब गेस नहीं करने कह रही हूं मैं, वो अकड़ बकड़ बम्बे बू करने नहीं कह रही हूं, स्मार्ट गेस करो कि क्या हो सकता है इसका, ठीक है? क्या चीज मतलब थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है कि भाई कभी तो पढ़ा था, तो उससे आप क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करो। और ये क्या होगा, कब होगा? जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो पीवाईक्यूज को देखोगे और मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है? वैसे आपके लिए गुड न्यूज है, ठीक है, जो मैं आपको सरप्राइज बाद में बताऊंगी, ठीक है? तो एक गुड न्यूज है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी हम पहले पीवाईक्यूज कर लेते हैं, ठीक है? चलिए अगला है आपका क्या, गांधी जी सॉल्ट मार्च टू दांडी वॉज स्टार्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? बहुत इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है? कोचाराब आश्रम है, साबरमती आश्रम है, अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल है, या फिर अहमदाबाद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? साबरमती आश्रम हो जाएगा, है ना? तो गांधी जी ने सॉल्ट मार्च शुरू किया था 12 मार्च से, है ना? 24 दिन का था ये, ठीक है? और 24 दिन का था और 240 किलोमीटर था, यानी लगभग 10 किलोमीटर के लगभग का था, ठीक है? 6 अप्रैल को ये इन्होंने मतलब 12 मार्च को शुरू किया था, 6 अप्रैल तक। और ये एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, यानी कि क्योंकि नमक जो है वो हम अंग्रेज जो है वो मैन्युफैक्चर करते थे, तो हमने अपना नमक जो है वो वहां पे मैन्युफैक्चर किया था, ठीक है? तो गांधी जी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? साबरमती आश्रम। बहुत इजी क्वेश्चन है, इट्स अ काइंड ऑफ लो हैंगिंग फ्रूट। चलिए अगला आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ सोशलिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस पार्टी? मॉडर्न हिस्ट्री में आप ये चीज देख पा रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा वो कहां से आ रहे हैं? तो वो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के बाद से, और कांग्रेस रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं तैयारी भी उसी हिसाब से करना। चलिए, तो कौन से ऐसे मेंबर हैं जो सोशलिस्ट ग्रुप के मेंबर नहीं थे कांग्रेस पार्टी में? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, एनजी रंगा और नरेंद्र देव। कौन थे इसमें? ठीक है, तो इसमें देखो बेटा कौन थे, इसमें थे राजेंद्र प्रसाद। तो जो कांग्रेस का सोशलिस्ट विंग था ना, वो 1934 में किसको द्वारा हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण थे, एनजी रंगा थे, आचार्य नरेन थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो गांधी जी के फॉलोअर थे, ठीक है? इसीलिए वो सोशलिस्ट पार्टी में ज्यादा उनका रोल नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोशलिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी, ठीक है? चलिए, तो मतलब कि आपको ध्यान किस पे देना है? तो आपको ध्यान बेसिकली जो कांग्रेस के बाद की जो चीजें थी उस पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड इन मैकॉलेज 1835 मिनट ऑफ एन एजुकेशन? कौन सी ऐसी चीज है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं की गई थी? टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, लिबरल लिटरेरी ट्रेनिंग्स, टीचिंग ऑफ वेस्टर्न टेक्स्ट अलोंग एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, टीचिंग ऑफ बोथ वेस्टर्न एंड ओरिएंटल टेक्स्ट एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। अब इसको देखो बेटा, मान लिया मतलब मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, ठीक है? मतलब मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैकॉले का जो है वो एक उन्होंने अपना एजुकेशन पॉलिसी दिया था, बस इतना ही पता है। अब देखो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की बात की थी, अब भाई ब्रिटिशर है तो क्या बात करेगा? जाहिर सी बात है कि इंग्लिश मीडियम में बात करेगा, है ना? मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा सही है। और इसमें क्या पूछ रहा है? नॉट रिकमेंडेड पूछ रहा है, ठीक है? दूसरा, लिबरल लिटरेरी ट्रेनिंग्स, तो भाई कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो है वो लिबरल उसको प्रमोट करते थे, तो ये भी सही होगा। वेस्टर्न टेक्स्ट, है ना? क्या बात करेंगे भाई? ब्रिटिशर है तो वो क्या बात करेगा? वेस्टर्न टेक्स्ट की बात करेगा ना, कि भाई वेस्टर्न टेक्स्ट पढ़ाया जाए, क्योंकि हम अगर 8, 9, 7, 8, 9, 10 कभी भी पढ़े होगे अगर आप हिस्ट्री, तो उसमें ये पता होगा आपको कि उन लोगों को बहुत लैंग्वेज प्रॉब्लम होती थी। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होने के कारण वो क्या करते थे, यहाँ के लोगों को उन्होंने कम से कम बोले कि इतना पढ़ा दें कि कम से कम हमारी बातों को समझ सके, कुछ ट्रांसलेटर्स बन जाए, ठीक है? तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? वेस्टर्न टेक्स्ट पढ़ाना शुरू किया, ये भी सही है। लेकिन क्या वो ओरिएंटल टेक्स्ट भी पढ़ाएंगे? क्यों पढ़ाएंगे भाई? उनको खुद को नहीं आता है, क्यों पढ़ाएंगे वो? ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका जो है वो गलत हो जाएगा, यानी कि ओरिजिनली ये सही है, ठीक है? इसमें से ये चीज जो है वो रिकमेंड नहीं की गई थी, ठीक है? तो उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ वेस्टर्न टेक्स्ट पढ़ाएंगे हम, और जो ओरिएंटल टेक्स्ट है वो हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद असम बाय द प्रपोज्ड ब्रिज बिटवीन धुबरी एंड फुलबारी ओवर रिवर ब्रह्मपुत्र? अब देखो, ये जो है ये आपका करंट का क्वेश्चन है, ठीक है? ये आपका करंट का क्वेश्चन है, पर ज्योग्राफी सेंट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है? तो ध्यान में रखिएगा, ज्योग्राफी आपके सिलेबस में नहीं है,
एज सच, लेकिन जो करंट के क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी सेंट्रिक होते हैं, इसीलिए ज्योग्राफिकल करंट में जो ज्योग्राफी सेंट्रिक क्वेश्चंस है और जो आर्मी वाले सेंट्रिक क्वेश्चंस है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा अभी जरूरी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। 19 किलोमीटर ब्रिज है धुबरी फुलबारी ब्रिज, ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर पे बना है। तो मतलब कौन सा, मेघालय इससे जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, पर ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ये करंट सेंट्रिक क्वेश्चन था। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द रामसार कन्वेंशन। देखो रामसार कन्वेंशन जो है वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। द रामसार कन्वेंशन इज अबाउट वेटलैंड कंजर्वेशन। एट प्रेजेंट देयर आर 76 रामसार साइट्स इन इंडिया, ठीक है। कौन सा इसमें सही है? तो देखो इसमें क्या है कि आपका इंडिया जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है रामसार कन्वेंशन का, जो कि रामसार ईरान में साइन हुआ है, ठीक है। इंडिया ने इसको 1982 में साइन किया था, ठीक है। तो आपका ये जो पहला है कि सिग्नेटरी है, तो यस सिग्नेटरी है इंडिया। दूसरा क्या है कि क्या ये वेटलैंड कंजर्वेशन से डील करता है? तो यस बेटा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि रामसार जो है वो वेटलैंड कंजर्वेशन से डील करता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कितने रामसार साइट्स हैं? कितने रामसार साइट्स हैं? तो बेटा अभी का जो लेटेस्ट एकदम है वो चेक करिएगा, क्योंकि ये जो है वो पिछला डेटा है, क्योंकि ये 2020 का डेटा है, ठीक है। तो थर्ड, ऐसे तो उस समय पे 75 थे, तो आपका 1 और 2 हो जाएगा। पर रामसार साइट्स हैं, जो वेटलैंड्स हैं, उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कौन जो है वो पार्ट नहीं है? अब इसमें देखो कौन कौन से चीजें दी हुई है। पहला है प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू यूज ऑफ फर्टिलाइजर हाई यील्डिंग वैरायटी HYV एंड पेस्टिसाइड। दूसरा है टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन इरिगेशन एट द फील्ड लेवल। फिर दूसरा है टू एक्सपैंड कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन, इंप्रूविंग ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी। अब इसमें से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कौन सा पार्ट नहीं है? अब देखो नाम क्या है बेटा, कृषि सिंचाई, नाम देखो, मतलब कॉमन सेंस, मतलब मान लिया मैंने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, मुझे नहीं मालूम ये कौन सी बला है, लेकिन मैं, अब तुम ये सोचो कृषि सिंचाई की बात हो रही है, सिंचाई मतलब इरिगेशन, है ना, इरिगेशन। तो फिर बात भी किसकी की जाएगी? इरिगेशन की जाएगी कि HYV सीड की जाएगी? मतलब कि सिंचाई योजना में भी हम बीज बांटेंगे? बताओ। तो क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे अगर वाटर रिटेंशन ऐसा कुछ होता तो बात समझ में भी आती कि आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन यहाँ पे HYV सीड और पेस्टिसाइड थोड़ी ना बांटेंगे कृषि सिंचाई योजना में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखो इरिगेशन फील्ड लेवल पे करना, ठीक है, एश्योर्ड इरिगेशन, फिर ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी, ये सारा कुछ हो सकता है, लेकिन HYV सीड बेटा सिंचाई योजना में, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या एग्जाम में कॉमन सेंस भी लगाना, अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉमन सेंस लगाना। हाँ देखो हर जगह पे कॉमन सेंस काम नहीं आता, पर स्मार्ट गेस जो है वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की जो होती है निशानी होती है। चलिए अगला आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ सेटअप इन 1965? कौन सा ऐसा एरिया है जो कि एशिया का फर्स्ट ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था 1965 में? तो दैट वाज कांडला, ठीक है। ये कहीं ना कहीं करंट का क्वेश्चन है बेटा, आपका होगा कि मैम 1965 का करंट का कहां से आ जाएगा? तो देखो जब उसमें कोई लेटेस्ट इंप्रूवमेंट होता है 2020 के लगभग, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुई होगी, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो PYQ सॉल्व करा रही हूँ, इस साल का होता तो मैं बता देती। तो इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ होगा या कुछ भी ऐसा हुआ होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ठीक है। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो 120 में से 120 तो लगाने नहीं है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन कुछ अगर ऐसे हैं जो कि आपको एकदम ही नहीं समझ में आ रहा और बिल्कुल फैक्चुअल है, क्योंकि इसमें आप कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, ठीक है। इसमें आपका जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, इसमें आप कोई लॉजिक जो है वो ज्यादा नहीं लगा सकते। देखो एक लॉजिक लग सकता है यहाँ पे कि आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है तो कहीं ना कहीं सी का मतलब समुद्र के किनारे होगा, है ना। आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ होगा? समुद्र के किनारे होगा, ताकि वो आसानी से उसको बाहर भेजा जा सके, लॉजिस्टिक वगैरह आसानी से हो सके। तो अहमदाबाद तो नहीं हो सकता है, ठीक है। जयपुर भी नहीं हो सकता है, कहीं सी के साथ होना चाहिए, लेकिन कांडला और मुंबई हो सकते हैं, ठीक है। अब कांडला मुंबई में आपकी किस्मत है, अगर आपने कांडला लगा दिया सही लगा दिया, और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपने करंट में पढ़ा हो तो, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। देखो बेटा मेरा टारगेट आपको PYQ एनालाइज करके बताना है ना, ये नहीं है कि मैंने एक एक क्वेश्चन पढ़ के बता दिया हाँ इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। भैया ये आप भी कर सकते हो, ये इसमें मेरी कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मैं आपको कह दूं अब
सोचो जरा कि अकाउंट्स पढ़ाती हूँ मैं, या फिर मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाई, या फिर मैंने आपको लेबर लॉ पढ़ाया, अब मैं लेबर लॉ का एक एक लाइन आकर के यहाँ पे रीड कर दूं, तो भाई आपको रीड करना नहीं आता है क्या? इतने बड़ा एग्जाम दे रहे हो, रीड तो कर ही सकते हो, तो फिर मेरा कौन सा काम है? तो जो टीचर्स का काम है बेटा, अब मतलब ऐसा मैंने मतलब इतने एफर्ट करने के बाद भी मतलब एक दो फीडबैक्स मैंने ऐसे देखे कि मतलब डिसअपॉइंट हो गई मैं। बहुत सारे बच्चों के तो बहुत अच्छे फीडबैक थे, इतने अच्छे थे कि मोटिवेशन को यहां से यहां करने के लिए काफी था, लेकिन एक दो बच्चे पता नहीं क्या ही है उनका, क्या ही थॉट प्रोसेस चलता है, नहीं मैम आप तो ऐसे मतलब सिर्फ एनालाइज ही करा रहे हो। अरे एनालाइज बेटा, एनालाइज ही तो कराना है, पढ़ तो आप भी सकते हो भाई, स्मार्ट हो, सबके पास इंटरनेट की सुविधा है, क्वेश्चन पेपर निकालो पढ़ लो, लेकिन जब तक इसको एनालाइज नहीं करोगे, जब तक ये पता नहीं लगाओगे कि किस माइंडसेट से यूपीएससी क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है, तब तक फिर क्या फायदा पीवाईक्यू करने का? बात समझ में आ रही है क्या बात कर रही हूं मैं? तो इसीलिए बेटा सिर्फ पीवाईक्यू कैसे ऊपर ऊपर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको प्रॉपरली देखिए कि ये क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा गया है, और उसी तरीके से तैयारी करो, और यही फर्क होगा, जो सिलेक्शन लेगा बच्चा ना और जो नहीं लेगा, जो टाइम पास करेगा, उसका यही डिफरेंस होगा, और यही जो भीड़ है ना वही फिर अगले साल और प्रमोट हो जाएगी। इसीलिए मतलब कि मैं आपको यही कहूंगी कि कोशिश ये करिए, हमेशा कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि हम एनालाइज करके एक स्मार्ट वे में पढ़ाई करें, ठीक है, तभी एग्जाम निकलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन की कोई कमी नहीं बेटा। आप बोलो ना कि ग्रुप सी डी एग्जाम में भी पीएचडी होल्डर्स जाकर के फाइट कर रहे हैं, तो कंपटीशन की कोई कमी नहीं है, तो इतना भी मतलब खुद को ये मत समझो कि भाई हमको तो सब आ गया है, हमको अब एनालाइज करने की क्या ही जरूरत है। चलो खैर छोड़ो, अब जो बच्चे कर रहे हैं, मतलब जो बच्चे खुद ही स्मार्ट है, तो उनका मैं क्या ही कर सकती हूँ। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following is the name of the scheme introduced as a well targeted scheme? इसलिए मैं कह रही हूँ बेटा आप स्कीम्स को पढ़ के जाइएगा, देखिए कितने सारे एक ही ईयर में कितने सारे स्कीम्स के क्वेश्चन आ गए हैं ना। तो इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है आपके लिए, स्कीम्स हो जाता है, और आपका वो हो जाता है क्या बोलते हैं, आपके जो इकोनॉमिक सर्वे बजट है वो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो बहुत ज्यादा थ्योरी में घुसने की कोशिश मत करना, एग्जाम निकालना है, पीएचडी नहीं करना है, ये मैं आपको बार बार कहती हूँ, और जो एग्जाम दे रहे हो वो वाला निकालना है। बहुत सारे बच्चे हैं ना बोलते हैं अरे हम तो यूपीएससी सीएससी के स्टूडेंट है, ये सब एग्जाम के हलवा ऐसे निकालेंगे, बेटा ऐसे ऐसे यूपीएससी आउट भी कर देती है, ठीक है। यूपीएससी को अगर एक ही जैसा एग्जाम लेना होता ना, तो वो अलग अलग एग्जाम करके इतना पैसा खर्च नहीं करती, जब एक ही बच्चे सब बैठेंगे, सारे यूपीएससी सीएससी वाले तो इस एग्जाम में बैठेंगे ही, तो यूपीएससी को क्या ही जरूरत है, वो क्या करेगी, अपने सर्विस में एक सर्विस और ऐड कर देती, ईपीएफओ एपीएफसी, क्या ही दिक्कत है, एक अलग एग्जाम लेने की जरूरत क्या थी, क्योंकि इसमें जो थॉट प्रोसेस है ना उसमें फर्क आ जाता है। बात समझ में आई, इसीलिए ये एग्जाम डिफरेंट है, ये एग्जाम बाकी एग्जाम जैसा दिखता है नहीं। चलो, which one of the following is the name of the scheme introduced as a well targeted of service delivery to LPG customers? क्या है, सहज। सहज जो है वो 30 अगस्त 2015 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, और इसमें क्या किया गया था कि एलपीजी कस्टमर, अब ये 2015 में लॉन्च हुआ है बेटा, तो 2025 में इसके 10 साल हो गए हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि 5 साल 10 साल 25 साल ऐसी एनिवर्सरीज जो है वो बहुत मनाता है स्कीम वगैरह, और उस समय पे इसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये वेल टारगेटेड सिस्टम है जहां पे एलपीजी की डिलीवरी जो है वो प्रॉपरली हो सकती है, ऑनलाइन पेमेंट भी हो सकता है, ठीक है, तो ये आपका सहज स्कीम है, तो आंसर आपका हो जाएगा सहज। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो करंट पढ़ रहे थे, अब हमारा क्या आ गया, आपका मैथ्स आ गया, ठीक। चलो देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 55? प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानो कि प्राइम नंबर क्या होता है। अब देखो बहुत सारे बच्चों को आता होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं आता होगा, लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मतलब धुंधला धुंधला सा हो गया है, मतलब होता है ना कि हम लोग आगे पढ़ते जाते हैं तो पीछे का बहुत ज्यादा याद नहीं रहता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो बेटा प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ खुद से और 1 से कटता है, ठीक है, उसके अलावा उसका कोई भी जो फैक्टर है वो नहीं होता है, सिर्फ खुद से और 1 से अगर डिविजिबल होगा तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक। अब कह रहा है कि 21 और 55 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, उसका एवरेज निकालना है, ठीक। सबसे पहले तो ये बताओ कि 21 और 55 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। 21 22 तो 2 से भी कट जाएगा, 23 इस प्राइम नंबर। देन आपका क्या है 24 5 6 7 8 सब कट जाते हैं, 29 है। 33 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा तो फिर वो नहीं होगा, 31 हो जाएगा। फिर 32 33 34 35 36 सब कटते हैं, 37 नहीं होगा, 37 नहीं कटेगा तो 37 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 38 कटता है, 39 3 से कटता है, 40 कटता है, 41 हो जाएगा। फिर 42 कटता है 2 से, 43 हो जाएगा। 44 45 46 नहीं होगा, 47 हो जाएगा। एंड देन फिर
48 49 50 भी नहीं होगा, 51 52 भी नहीं होगा, 53 हो जाएगा, 54 55 तो नहीं होगा। यानी टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। अब क्या कह रहा है? एवरेज निकालना। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम बाय टोटल नंबर, यही होता है ना। सबको जोड़ो और उसके बाद कितने हैं उससे डिवाइड कर दो। तो सबको हमने जोड़ दिया, 23 29 31 37 41 43 47 53, और उसको डिवाइड कर दिया 8 से, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 38। ठीक है, कैलकुलेटिव है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 38 हो जाएगा। ठीक है, सो द आंसर विल बी 38। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी मैथ्स का है, और मैंने बोला है आपको मैथ्स में कुछ क्वेश्चन इजी हो सकते हैं पर अच्छा लेवल होगा मैथ्स का। If the ratio of speed of A and B is 5:6 and B allows A to start off 70 meters in a 1.2 किलोमीटर रेस, who will win the race and by what distance? ठीक है, देखो A और B जो है उसका जो स्पीड है वो है आपका 5:6 का रेशियो है। ठीक है, तो एक का मान लो मतलब कितना 550 और 60 मीटर पर सेकंड मान लो। ठीक है, तो 5:6 हो जाएगा। तो A को है, अब देखो मीटर पर सेकंड में क्यों लिया है हमने? क्योंकि मीटर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो A जो है, A है स्टार्ट ऑफ 70 मीटर्स इन 1.2, देखो 1.2 किलोमीटर रेस में 70 मीटर किसको दौड़ना है? आपका 70 मीटर जो है वो ए को दौड़ना है, और आपका बाकी का जो है वो बी को दौड़ना है। ठीक है, तो उसके बाद बताना है कि कौन जो है वो जीतेगा। चलो देखें कैसे बनेगा। मान लेते हैं कि ए और बी का जो स्पीड है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं लिख नहीं सकती हूँ क्योंकि फिर वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी में आपको समझा दे रही हूँ। ए और बी है, तो मान लेते हैं कि ए का जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकंड है और बी का जो स्पीड है वो 60 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, हमने ये चीज मान लिया कि ए जो है वो 50 मीटर पर सेकंड पे दौड़ रहा है और बी जो है वो 60 मीटर पर सेकंड पे दौड़ रहा है। अब बी ने कहा कि ए जो है वो 70 मीटर कवर करेगा 1.2 किलोमीटर में। 1.2 किलोमीटर यानी 1200 मीटर। तो 1200 मीटर में ए जो है वो कितना कवर करेगा? 70 मीटर कवर करेगा, और बाकी ठीक है, ठीक है, क्या कहां पे है यहाँ पे? देखो, तो ए स्टार्ट ऑफ 70 मीटर इन 1, मतलब कि 1200 मीटर में जो है कि इसको बी ने अलाउ किया है कि भैया आप क्या करो कि 70 मीटर का जो स्टार्ट है वो ले लेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि मतलब ए को कितना कवर करना है बेटा? ए को कवर करना है 1130 मीटर। ठीक है, यानी कि क्योंकि इसको इसने स्टार्ट भी इसने क्या है कि 70 मीटर का लेवरेज ले रखा है, और बी को कवर कितना करना है? टोटल 1200 करना है, क्योंकि दोनों रेस है। ठीक है, दोनों रेस में है। ठीक है, लेकिन ए को क्या किया है कि बोला कि भाई आप 70 मीटर आगे से दौड़ो। ए जो है वो 70 मीटर आगे से दौड़ रहा है, तो ए को कितना कवर करना है? 1130 मीटर, और बी को कितना कवर करना है? टोटल 1200 मीटर कवर करना है। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले ए का निकालो टाइम। टाइम क्या होता है बेटा? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है ए के लिए? ए के लिए कितना है? 1130 है। ए के लिए कितना है? 1130, और स्पीड कितना है उसका? 50 है। यानी कि कितने हो जाएंगे? उसको कितना समय लगेगा? 22.6 सेकंड लगेंगे। और वही टाइम में बी को कितना लगेगा? तो बी का डिस्टेंस कितना है? 1200 है, और उसको टाइम कितना लगेगा? 60। उसका स्पीड कितना है? 60 है, तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 20 सेकंड। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है बेटा? 2.6 सेकंड। दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? 2.6 सेकंड। ठीक है, तो कितने डिस्टेंस से ये जीत सकता है? बी कितने डिस्टेंस से जीत सकता है? जितना ए ने कवर नहीं किया, यानी कि 2.6 को 50 से इंटू कर दो, तो कितना हो जाएगा? 130 मीटर। यानी कि बी जो है वो रेस जीतेगा। कितने से जीतेगा बेटा? तो बी विंस बाय 130 मीटर से जीतेगा। बात समझ में आ गई कैसे बना? है ना, इसमें कुछ नहीं, टाइम स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, क्या है आपका कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, बस इतना ही। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन का लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना है। क्या है कि ए को स्टार्ट ऑफ 70 मीटर दिया है 1.2 किलोमीटर रेस में। ठीक है, यानी कि ए के पास लिवरेज है कि वो 70 मीटर आगे से दौड़ शुरू कर सकता है, बस इतना ही है। ठीक है, चलिए, तो ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। एम इज 60 ईयर्स ओल्ड। एम कितने हैं बेटा? 60 साल के हैं। ठीक है, आर इज 5 ईयर्स जूनियर टू एम। आर कितना है? 5 साल जूनियर, यानी 55 है। ठीक है, टू जूनियर टू एम, एंड 4 ईयर सीनियर टू वी। 4 ईयर सीनियर है, यानी कि ये 51 के होंगे, है ना, तब ना 4 साल सीनियर है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ वी इज बी एंड ही 6 ईयर्स जूनियर टू वी। तो बी कितने हो जाएंगे? बी जो है वो भी के छोटे भाई है, और कितने? 6 साल जूनियर है। ये बेटा रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, ध्यान रखिएगा, ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, ना कि मैथ्स का। तो यहाँ पे कितने? 6 साल छोटे, यानी कि कितने हो जाएंगे? 45 साल के हो जाएंगे।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम एंड बी? कितना है बेटा डिफरेंस? 60 और 45, यानी कि 15 साल का। आंसर इज 15 ईयर्स। बात समझ में आ गई? यहाँ पे कोई लॉजिक, आपको कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं लगाना है, बल्कि सिर्फ सिंपल लॉजिक लगाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 15 साल का हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। 49 क्या है? ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख के ही समझ में आपको आ रहा होगा। द इंग्लिश अल्फाबेट इज रीऑर्डर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। द फर्स्ट 6 letters are written in opposite order. The next 6 letters are written in opposite order, and so on. At the end, Y is interchanged with Z. Which of the following is 4 letter to the right of 13th letter? अब ध्यान दो इधर, क्या कहा गया है? कहा गया है कि इंग्लिश का अल्फाबेट ऐसा लिखा गया कि हर 6 को उल्टा कर दिया गया। यानी ए बी सी डी ई एफ जो है 6 लेटर है, तो उसको क्या किया गया? एफ ई डी सी बी ए। क्लियर? फिर 6 लेटर को किया गया जी से इसको उल्टा कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया गया? एम से इसको उल्टा कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया गया? ऐसे उल्टा कर दिया गया। 24 हो गए, 6 को 24, और 2 जो लास्ट में बचे उसको भी उल्टा कर दिया गया, जेड और वाई कर दिया गया। अब कह रहा है कि आपको क्या निकालना है? पहले तो हमने क्या किया? इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब क्या कह रहा है कि 13th लेटर, क्या कह रहा है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 4th लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर। ठीक है, अब राइट ऑफ द 13th लेटर के 13th लेटर देखो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 के राइट का 4th लेटर, तो 1 2 3 4 कौन सा हो जाएगा? एन हो जाएगा आपका, यानी कि द आंसर इज एन। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई क्या है? चलिए अगला है, अब देखो अकाउंट्स में आ गया। ठीक है, अब अकाउंट्स में कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा कि जो मैंने अकाउंट्स आपको पढ़ाया है वो कहीं रेलिवेंट है भी कि नहीं है, पीवाईक्यूज उससे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ठीक है, चलो देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट? ठीक है, ट्रायल बैलेंस बहुत आराम से हमने पढ़ा है। इट इज अ बुक कंटेनिंग डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी। इट इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग, क्या है? सही है ना? स्टेटमेंट, हाँ करेक्ट, हाँ। इट्स अ स्टेटमेंट कंटेनिंग बैलेंसेस ऑफ डेटर ऑफ एन एंटिटी। It's a statement containing balances of the debtors and creditor of an entity. It's a statement containing the various ledger balances of an entity on a particular date. क्या है ट्रायल बैलेंस? याद करो जरा। तो देखो बेटा, ट्रायल बैलेंस क्या है? The trial balance is a statement of all debits and credits in a double entry account book. ट्रायल बैलेंस क्या होता है बेटा? जितने डेबिट होते हैं और जितने क्रेडिट होते हैं उन सबका बैलेंस यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो क्या बैलेंसेस, देखो इट्स अ बुक कंटेनिंग डिफरेंट अकाउंट ऑफ एन एंटिटी, नहीं भाई ये तो नहीं है, है ना? ये तो क्या होता है कि लेजर में लिखा जाता है डिफरेंट अकाउंट, एक एंटिटी का डिफरेंट अकाउंट, मतलब जर्नल में लिखा जाता है। उसके बाद इट्स अ स्टेटमेंट कंटेनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स ऑफ एन एंटिटी, नहीं ये भी नहीं हो सकता। इट्स अ स्टेटमेंट कंटेनिंग बैलेंसेस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ एन एंटिटी, तो नहीं भाई ऐसा भी नहीं किया जाता है। ट्रायल बैलेंस में क्या किया जाता है? जब हम लेजर बनाते हैं, याद करो, सबसे पहले जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें क्या है? अलग अलग लेजर बैलेंसेस को लिखा जाता है ना? क्या होता है? इट्स अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द वेरियस लेजर बैलेंसेस ऑफ एन एंटिटी। बन गया क्वेश्चन? बन गया, सिंपल था। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट? मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो डेबिट करना या क्रेडिट करना वो आपको डायरेक्ट बनाने नहीं आएगा, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि कहां पे डेबिट होता है, कहां पे क्रेडिट होता है। ठीक है, तो वेजेस पेड, आपने क्या किया कि वेज पे किया है। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी का, तो उसको आप किस अकाउंट में डेबिट करेंगे? आप सोचो जरा, क्या आप वेजेस अकाउंट में करेंगे, मशीनरी अकाउंट में करेंगे, इंस्टॉलेशन में करेंगे, पीएनएल अकाउंट में करेंगे? बताइए जरा। तो देखो क्या है आपका, ये जो कॉस्ट है, याद करो मैंने आपको बताया था लेक्चर्स में कि ये जो मशीनरी का जो अकाउंट होगा बेटा, उसमें इसका इंस्टॉलेशन चार्ज भी इंक्लूड होगा। बताया था कि जो कॉस्ट प्राइस होता है उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस, जो भी एडिशनल मिसलेनियस चार्जेस होते हैं वो भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो जब भी आपने किस लिए वेज पे किया है? अगर सिर्फ वेज करते, सिर्फ किसी को सैलरी देते, तो वो वेज अकाउंट में जाता, और इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कि कोई बच्चे कहेगा इंस्टॉलेशन अकाउंट, पर बेटा इंस्टॉलेशन कोई अलग इवेंट नहीं है। कोई भी अलग इवेंट होगा तब ना उसका अकाउंट बनाओगे, ये कोई अलग इवेंट नहीं है, ये आपके मशीन के एक्वायरिंग प्रोसेस का ही पार्ट है ये। तो इसको आप किस में एंट्री करोगे? तो आप इसको मशीनरी अकाउंट में करोगे। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, क्या है ये? इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी जो है वो पार्ट है कॉस्ट ऑफ द मशीनरी का, तो इसको मशीनरी अकाउंट से डेबिट किया जाएगा। समझ में आ गया बात? तो ये सब हम पढ़े हैं, बस आपको ध्यान रखना है ना। जिन्होंने ध्यान से पढ़ा उनसे ये सवाल बिल्कुल तुरंत हो जाएगा। अगला
व्हेन आर करंट लायबिलिटीज पेएबल। जो करंट लायबिलिटीज हैं बेटा, याद करो, एक टेम्परेरी लायबिलिटीज पढ़ाया था, एक परमानेंट लायबिलिटीज पढ़ाया था। तो एक साल में आफ्टर 1 ईयर बट विद इन 5 ईयर सब्जेक्ट टू अ कंटिजेंसी, क्या करंट लायबिलिटी क्या होता है बताओ फटाफट से, है ना, पढ़ा है ये मुझे अच्छे से याद है, ये मैंने पढ़ा रखा है। तो करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है बेटा, एक साल के अंदर वाले, याद करो, टेम्परेरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पढ़ा है हमने। एक साल के अंदर का होगा तो वो शॉर्ट टर्म, और अगर एक साल से ज्यादा का होगा तो वो लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, विद इन अ ईयर। बात समझ में आ गई? चलो अगला, इज द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस द सेम? क्या डेबिट और क्रेडिट साइड जो होता है ट्रायल बैलेंस का वो सेम होता है? नो, देयर आर समटाइम्स गुड रीजन व्हाई दे डिफर। यस ऑलवेज। Yes, except where the trial balance is extracted at the year end. No, because it's not a balance sheet. बताइए क्या है? अब इसमें क्या है कि देखो, the total of debit balances of different account in the ledger must be equal to the total of credit balance in the remaining account. ठीक है, यही होता है बैलेंसिंग, यही होता है कि आपके जो ट्रायल बैलेंस के जो टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड है, याद करो मैंने बताया था कि जो भी बचता है बैलेंस उसको हम अगले साइड में ऐड कर देते हैं, है ना, तो ताकि दोनों बराबर हो सके। पढ़ाया था मैंने कि जब भी एक ज्यादा और एक कम होता है तो जो बचता है उसको हम अगले साइड में ऐड कर देते हैं ताकि बराबर हो। तो जनरली यही होता है, पर यूपीएससी का इसका कुछ ओपिनियन था, ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर क्या करा गया है, नो, मतलब यूपीएससी ने इसका आंसर दिया है कि देयर मे बी सम रीजंस। वैसे तो इसका आंसर होना चाहिए क्या कि भाई आपका मतलब ये हमेशा बराबर होता है, ठीक है, पर यूपीएससी ने इसका आंसर दिया है कि देयर कैन बी सम रीजन जिससे ये डिफर हो सकता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन की तरह इमर्ज हुआ है, ठीक। चलो अगला, which one of the following is the first book in which the transaction of, ये तो बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी। जर्नल सबसे पहले क्या होता है बताओ, सबसे पहले क्या होता है आपका जर्नल को कहते हैं ना फर्स्ट अकाउंट, बुक अकाउंट, जो पहला किताब होता है वो क्या होता है, जर्नल होता है। बार बार पढ़ाया है मैंने, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका, जर्नल हो जाएगा, ठीक है। कैश बुक इज अ काइंड ऑफ जर्नल, याद रखना, कैश बुक क्या है, एक स्पेशलाइज्ड जर्नल है। कैश बुक को लेकर के हमने एक पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है। लेजर तो होता नहीं है, बैलेंस शीट तो होता नहीं है। चलिए अब अगला हमारा क्या क्वेश्चन आ गया, अगर हमारा फिर से हिस्ट्री आ गया है, ठीक है। Who among the following did not represent the militant nationalist school of thought in India? कौन ऐसा है जो कि मिलिटेंट नेशनलिस्ट थॉट को नहीं करता था? तो कौन है? कृष्ण कुमार मित्र है। फैक्चुअल क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। ये आपके मॉडर्न, मतलब जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री है उससे आपका आता है, ठीक है। तो ये जो कृष्ण कुमार मित्र थे ये मिलिटेंट नेशनल से नहीं थे, ये एक जर्नलिस्ट थे, ब्रह्म समाज के लीडर थे, ठीक है। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से इससे शुरुआत से ही जुड़े हुए थे, ठीक है। चलिए, Which one of the following statement about the situation in the रोतवारी area is correct? ठीक है, बहुत सारे सिस्टम्स हुआ करते थे बेटा टैक्सेशन के, जैसे कि जमींदारी सिस्टम थी, महलवारी सिस्टम था, रोतवारी सिस्टम था, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि which one of the following statements about the situation in the रोतवारी areas is correct? ठीक है, रोतवारी एरिया के सिचुएशन के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो कहा जा रहा है कि मेरा ना बोलते बोलते मुंह दुखने लगा है। A large amount of land passed into the hands of the money lenders, merchant and rich peasant who usually utilize the service of the tenants. दूसरा है landless laborers became the landowners. ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? 57 हो गए ना। It stopped the practice of leasing out land to tenants at high prices. Landlordism was totally destroyed. क्या है इसका आंसर? तो देखो, सबसे पहले चीज कि land laborers became landowners, नहीं भाई, ये नहीं हुआ था। It stopped the practice of leasing out land to tenant, नहीं। लैंडलॉर्डिज्म वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, तो टोटली डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ था। क्या था बेटा? अ लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ मनी लेंडर्स। जो मनी लेंडर्स हुआ करते थे, रिच लोग थे, उनके पास लैंड चला गया था महलवारी सिस्टम में, ठीक है। और वो क्या करते थे, सारे सर्विसेज जो है वो लेते थे और वो कुछ टैक्स भरते थे, ठीक है। तो यही था आपका महलवारी रोतवारी सिस्टम। रोतवारी सिस्टम में क्या है, रैयत जो होते थे उनको ये लैंड जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर है? चलिए अगला है, इन द ईयर 1911 हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे? अगेन मॉडर्न हिस्ट्री में बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद की जितने इवेंट्स हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है, 1911 एनएम जोशी, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एनएम जोशी। तो 1911 में एनएम जोशी थे जो कि सोशल सर्विस लीग को डेवलप करते हैं, ठीक है, जो कि एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है, ठीक है। और ये किसके लिए था? इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए था, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? क्योंकि आपको लेबर लॉ वगैरह पढ़ना है ना, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स से रिलेटेड जो है ये इसको पूछा गया है, ठीक है। चलिए
अगला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ नो चेंजेस इन द कांग्रेस पार्टी। अब देखो दो फैक्शन में बढ़ गया था हमारा जो कांग्रेस था ना, एक प्रो चेंजेस थे, एक नो चेंजेस थे। नो चेंजेस वेर काइंड ऑफ कंजर्वेटिव्स, ठीक है, जिनको लग रहा था कि नहीं भाई कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, सब जो जैसा चल रहा है चलने दो। तो एक तो होते थे नो चेंजेस और एक होते थे प्रो चेंजेस। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा बंदा है जो कि नो चेंजेस का पार्ट नहीं था। तो इसमें जो नो चेंजेस के पार्ट नहीं थे बेटा वो थे मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू जी मतलब नेहरू फैमिली वॉज ऐसा कि नो मतलब कि नेहरू जी थे जो थे नो चेंजेस के पार्ट नहीं थे, ठीक है। ही वॉज काइंड ऑफ कि मतलब प्रो चेंजर होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी और बाबू राजेंद्र प्रसाद जो थे दे वेयर मतलब सब थे एकदम स्टैटिक बैठने वाले कि भाई नो चेंजेस, ठीक है, ठीक है। तो द नो चेंजेस, चलिए तो इसमें कौन कौन से स्वराजिस्ट थे, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, ठीक है। बार बार मैं यही कह रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री पे थोड़ा ध्यान दीजिए। Who among the following was not a member of the cabinet mission? कैबिनेट मिशन आया था बेटा, उसमें कौन मेंबर नहीं थे? तो देखो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, ठीक है, एटली गवर्नमेंट में। और इसके मेंबर्स कौन कौन से थे? तो इसमें थे पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। तो पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। लॉर्ड वेबल इसमें नहीं थे, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर विल बी लॉर्ड वेबल, ठीक है। लॉर्ड वेबल जो थे वहां पे नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन, आज यहीं तक कराऊं, चल जाएगा। और कैसे क्वेश्चंस हैं जरा देख लूं। थ्योरी क्वेश्चंस है, चलो तो आज बेटा 60 तक ही रहने देते हैं, ठीक है। अगले पार्ट में इसका 61 से मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। तो आज भी हमने 30 क्वेश्चंस को कवर किया है। इसमें बेटा बेसिकली जो एम होता है पीवाईक्यू करने का वो सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं होता है बल्कि क्वेश्चन के पैटर्न को समझना होता है। आज जो हमने समझा वो ये समझा कि अगर हमको हिस्ट्री पढ़ना है तो हमको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद एक एक डेटा याद रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, कंप्यूटर बेटा थोड़ा सा पढ़ के हम ज्यादा नंबर ला सकते हैं तो उस पर ध्यान देना है। करंट अफेयर्स जो इंडस्ट्रियल रिलेटेड चीजें हैं, है ना, जो स्कीम्स हैं या बजट है उसके बारे में ज्यादा हमको ध्यान देना है, ठीक है। ये सारी चीजें, अकाउंट्स जितना आप इस यहाँ पे पढ़ रहे हो उतना काफी है, बस प्रैक्टिस कर लो, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा भी पढ़ोगे कि भाई परेशान हो रहे हो मैम जर्नल कैसे बनेगा, एंट्री कैसे लिखेंगे, बेटा वो सब आएगा ही नहीं। बस आपको बेसिक क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि वो मान के चल रहा है। अगर ऐसा होता तो वो बोलते कि भैया जो सीए कर लिए वही सिर्फ फॉर्म भरिए। ऐसा नहीं है, उनको पता है कि बहुत सारे बच्चों ने पहली बार अकाउंट्स पढ़ा है, ठीक है। तो आपको हर सब्जेक्ट को उतना ही वेटेज देना है और उसी लेवल पे वेटेज देना है जितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पीवाईक्यूज का एनालिसिस जरूरी है। मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें हम बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। ये है बेटा 2020 का पीवाईक्यू एनालिसिस। उसके बाद फिर हम 2017 का करेंगे। मतलब हम लगभग 5-6 जो पीवाईक्यूज हुए हैं ना, यानी 15 साल का, तो वो 15 साल का पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय।